Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the first lecture of System of Particles and Rotational Motion. तो बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का और अगला पार्ट है रोटेशनल मोशन का। तो इस पहले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें जो पहला टॉपिक है इट इज सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए क्या होता है, हमें ये पता है कि अगर हम लोग एक पार्टिकल को फेंके है ना, अगर किसी एक पार्टिकल को हम लोग हवा में इस तरीके से फेंकते थे तो उसे प्रोजेक्टाइल कहते थे और उसका मोशन कहलाता था प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो कैसा रास्ता होता था, इट वाज अ पैराबोलिक पाथ। लेकिन हम लोग बैट को जब इस तरीके से फेंक रहे हैं ना, ये बच्चा जो जिस तरीके से बेसबॉल बैट को गलती से हवा में फेंक दिया है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे इसका हैंडल है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। बहुत ही इरेगुलर रास्ता है। अगर इसके रास्ते को ड्रॉ करें तो ये बड़ा इरेगुलर सा रास्ता समझ में आ रहा है। लेकिन ये किसका रास्ता है? ये इसके हैंडल का। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है ना, एक ऐसा पॉइंट हमारे को नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर देखिए रेड डॉट से डिनोट किया गया है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से ये रेड डॉट से हर जगह डिनोट किया गया है। ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली कैसे रास्ते में ट्रेवल कर रहा है? ये एग्जैक्टली वैसे रास्ते में ट्रेवल कर रहा है एज इफ कि ये बेसबॉल बैट एक पॉइंट मास है और पूरा का पूरा मास इसका कहां पर कंसंट्रेटेड है? ये रेड वाले पॉइंट पर। समझ पा रहे हैं बात? तो इसीलिए देखिए सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिखा है, फॉर अ गिवन बॉडी द सेंटर ऑफ मास इज द एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द मास दैट मेक्स अप द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, है ना, हम लोग क्या मान सकते हैं? एक पॉइंट मास सिचुएटेड एट दिस एवरेज पोजीशन। ऑलराइट। और देखते हैं क्या लिखा है, हियर द सेंटर ऑफ द बॉल। इस बॉल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इस बॉल में भी जो सेंटर ऑफ द बॉल है ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है एज इफ कि एक पॉइंट मास है। हियर द सेंटर ऑफ द बॉल ऑब्लिक बैट ऑलवेज गोज इन अ पैराबोला। बाकी के पार्ट्स जो है ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हैंडल है उसका मोशन अजीबोगरीब हो सकता है ना। किसी और पॉइंट ऑफ द बेसबॉल का भी रास्ता अजीबोगरीब हो सकता है। लेकिन द सेंटर ऑफ द बॉल ऑब्लिक बैट, यहाँ पर सेंटर किसे कहा गया है? ये जो सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन है, ऑलवेज गोज इन अ पैराबोला। इट्स मोशन इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल थ्रोन। चलिए तो अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास को और अच्छे तरीके से किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यूज करने वाले हैं मैथमेटिकल अप्रोच। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैंने सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स लिया है। मतलब अब यहां पर क्या है, डिस्क्रीट पॉइंट मासेस है ना, एन नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है। तो अब यहां पर देखिए मैंने जैसे कि ये जो ith पार्टिकल है उसके मास को क्या बोल दिया? mi। और उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बोल दिया? xi, yi और zi, है ना। अब मुझे निकालना है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका, है ना। तो एक तरीके से ये जो सेंटर ऑफ मास है ये किसका रोल प्ले कर रहा है? ये पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने वाला है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी देखा था, समझा था, ये एवरेज पोजीशन है, राइट। अब इस एवरेज पोजीशन को देखिए किस तरीके से निकाला गया है। x इज इक्वल टू हो जाता है समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। देखिए देखने में डरावना लग रहा होगा कि यहाँ पर समेशन वगैरह का साइन आ रहा है ना। आपको घबराना नहीं है। समेशन ऑफ एम आई एक्स आई का बेसिकली मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स यू एम, एल एच एस को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, वो क्या बन जाएगा? जैसे m1 x1 प्लस m2 x2, और ऐसा करते जाना है कब तक? मान लीजिए n पार्टिकल्स से तो mn xn। और इस पूरे को डिवाइड किससे करना है? इस पूरे को डिवाइड करना है समेशन ऑफ mi से। समेशन ऑफ mi मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन टिल mn। तो बेसिकली यहां पर ऊपर हमने क्या निकाल लिया? प्रोडक्ट ऑफ mi xi का समेशन। और उसके बाद क्या किया? नीचे जो है हमने सारे के सारे मासेस को ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे को एक एवरेज टाइप की चीज नजर आ रही है। उसी तरीके से हम लोग YCOM कैसे निकालेंगे? YCOM भी इसी तरीके का हो जाएगा, समेशन ऑफ MI YI अपॉन समेशन ऑफ MI।
और इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट ऑफ COM क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा समेशन ऑफ mi zi अपॉन समेशन ऑफ mi। बहुत सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पर। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको सारे के सारे पॉइंट मासेस के ना पोजीशन वेक्टर्स दिए होते, जैसे कि r1 वेक्टर दिया होता, r2 वेक्टर दिया होता टिल rn वेक्टर, तो हम लोग से मान लीजिए पूछता कि RCOM वेक्टर बताओ, तो करना कुछ नहीं था, सेम वही अप्रोच फॉलो करना था, समेशन ऑफ mi ri वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। तो ये हमारे को क्या मिल जाता, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो निकालने का बस ये अलग अलग तरीका है, लेकिन एक हमें दे रहा है किस फॉर्म में, एक हमें दे रहा है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, और एक हमें दे रहा है डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। चलिए, तो एक आसान सवाल के थ्रू हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। ऑलराइट, तो देखिए सवाल कह रहा है फोर पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी हैव masses m 2m 3m and 4m respectively and are placed in order at the corners of a square of side A, locate the center of mass। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑब्वियसली ओरिजिन है, और हमारे को दिया हुआ है कि ये जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ है स्मॉल ए। ऑलराइट, तो हमारे को ये पता है कि एक्स सी ओ एम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। तो यहां पर देखते हैं एक्स सी ओ एम को हम लोग कितना कह सकते हैं, पहले इस वाले मास को उठाते हैं ना, ए को उठाते हैं, ए के लिए मास कितना हो जाएगा एम, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, प्लस अब दूसरा उठाते हैं 2m वाले को, 2m, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इज इक्वल टू इसका क्या है a हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0, तो यहाँ पर a आ गया, प्लस 3m का कोऑर्डिनेट क्या है, 3m के लिए हम लोग लिख सकते हैं a, इसीलिए इसका भी x कोऑर्डिनेट a हो गया, तो वील राइट 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0। क्यों 0 आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 4m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, a। ऑलराइट, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल मास से, क्योंकि समेशन ऑफ एम आई क्या होता है m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। तो ये कितना आ गया, ये तो 0 है, ये भी 0 एंड वाला, तो बच गया 2ma प्लस 3ma, मतलब 5ma, और इसको डिवाइड कितने से करना है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10m से करना है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट एटलीस्ट अब तो आ ही गया, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का, ये आ गया a/2। क्लियर है, तो ये हमारा अभी एक पार्ट आया आंसर का। अब YCOM के लिए क्या करेंगे, डिट्टो यही काम करते हैं, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, YCOM इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, YCOM कितना हो जाएगा, फिर से a से चालू करते हैं, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, क्योंकि इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस 3m इंटू ए प्लस 4m इंटू ए, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज 10m से। राइट, तो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, 4 प्लस 3 7, तो ये आ गया YCOM हमारा आ गया 7a/10। क्लियर है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या हो गया, वो हो गया a/2 कॉमा 7a/10। ऑल राइट, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था फॉर्मूला, वो जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है उसे अप्लाई करना। ऑल राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। देखिए ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बेसिकली क्या है, सिर्फ दो पॉइंट मासेस है m1 और m2, उसमें भी हमने m1 को कहाँ रखा है, ओरिजिन पर रखा है, लेट अस से कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। अब हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। ये हमें समझ में आ रहा है कि m1 और m2 को लाइन जो ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास को लाई करना पड़ेगा, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है m1 और m2 दोनों का ही क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि दोनों किस लाइन पर रखे हुए हैं, अलोंग x एक्सिस। करेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या होना पड़ेगा, 0, और m1 एंड m2
ये जो 2 पॉइंट मासेस है उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो चलिए एग्जैक्ट लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है कि m1 और m2 के बीच में दूरी जो है वो d है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स सी ओ एम इक्वल टू m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू डी, क्योंकि m2 का एक्स कोऑर्डिनेट d हो गया ना। अब इससे डिवाइड कितने से करेंगे, m1 प्लस m2 से। एक्स यू एम कितना आ गया, m2d अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो अगर मैं दूरी दिखाना चाहूं तो मैं ये वाली दूरी m1 से लेकर के इस c है ना, c मैंने रिप्रेजेंट करवाया सेंटर ऑफ मास को, ये वाली दूरी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई m2d अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट है यहां तक। अब ये भी निकाल लेते हैं कि जो दूसरा मास है ना m2 है, उससे ये c पॉइंट कितना दूर है। तो मुझे पता है टोटल डिस्टेंस d है और उसमें भी ये वाली दूरी पता लग गई। तो जो cp लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए बहुत आराम से आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1d अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट। तो यहां पर मैं इसे भी डिनोट कर देता हूं इस तरीके से। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, m1d अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट है यहां तक। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर d अपॉन m1 प्लस m2 तो दोनों के लिए ही कॉमन है, राइट। और जो m1 से c की दूरी है उसमें m2 का फैक्टर आ रहा है, और जो m2 से दूरी है उसमें क्या आ रहा है, m1 का फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, है ना। यहां से दूरी जो है वो m2 पे डिपेंड कर रही है और यहां से दूरी जो है वो m1 पे डिपेंड कर रही है। तो यही चीज मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि टू पार्टिकल सिस्टम में, है ना, टू पार्टिकल सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करेगा, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में डिवाइड करता है। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि जो जितना हैवी होगा, इस डायग्राम के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि M2 ज्यादा हैवी था तभी C जो है उसके करीब दिखाया गया है। तो जो जितना हैवी होगा उसके उतने ही पास कौन रहेगा, सेंटर ऑफ मास। याद रहेगा ये, जो जितना हैवी होगा उतना करीब वो किसे खींचेगा, अपने सेंटर ऑफ मास को। और हमें ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर m1 m2 बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास क्या होता, बिल्कुल सही कह रहा है, सिमेट्री को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली सेंटर पर होता। ऑल राइट। तो आई सजेस्ट कि ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। ऑल राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां लिखा है, हेडिंग है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। इसका कहना यह है कि मान लीजिए ये एक ग्रुप है जिसमें कुछ पार्टिकल्स है, उसी तरीके से ये भी एक अलग ग्रुप है जिसमें कुछ पार्टिकल्स है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए हमारे को ये पता हो कि इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ, मान लीजिए यहां पर है सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रुप 1, और हमें पता है कि इस वाले ग्रुप का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पर है। इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं COM2 से। देखिए क्या लिखा है, if we know the centers of mass of parts of the system and their masses, we can get the combined center of mass by treating the parts as point particles placed at their respective centers of mass। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको इस ग्रुप का अगर सेंटर ऑफ मास पता है, आपको इस ग्रुप का भी सेंटर ऑफ मास पता है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल थे। आप क्या मान लीजिए कि सिर्फ ये COM1 था और यहाँ पर COM2 था, और इन दोनों को आप क्या ट्रीट करिए, पॉइंट मासेस। और इन दोनों को पॉइंट मासेस ट्रीट करते हुए आप क्या निकाल सकते हैं, नया सेंटर ऑफ मास, जो कि किसका होगा, इन पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का क्यूमुलेटिव सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है ये बात। इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अगले सवाल पे पहुंचते हैं। ऑल राइट, तो सवाल है, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड CD, each of length capital L, are joined to form a T-shaped frame as shown. Find the COM of the two rod system.
और गिवन है अपने को द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रॉड। ऑल राइट, तो अभी के लिए हम लोग को हेल्प कर दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि अगर आपको दिखे कि कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। ठीक है, तो ये जानकारी हमारे काम आने वाली है। किस तरीके से काम आएगी वो देखते हैं, है ना। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रॉड है ए बी, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बी। इसी तरीके से ये जो सी डी रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसका सेंटर ऑफ मास इस रॉड के सेंटर पर होगा, इसको बोल देते हैं COM ऑफ सी डी। तो अब बेसिकली अपने को ये दो ब्लैक लाइंस नहीं दिखाई दे रही, इनको मिटा देते हैं, ये गई और ये भी गई। अब बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, हमारे को दो पॉइंट मासेस दिखाई दे रहे हैं, जो क्या है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के मासेस को, है ना। और लेटर से कि इसका मास m था और इसका मास भी m था। हमें याद है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी सिमेट्री से L/2, क्योंकि CD लेंथ L था, तो यहाँ पर दोनों का आधा जो है वो L/2 ही होगा। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब दो पॉइंट मासेस हमारे को दिखाई दे रहे हैं, M और एक और M, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ L/2, राइट। तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि दो सेम मासेस हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहां पर लाई करेगा, वो लाई करेगा सी पॉइंट से कितना नीचे लाई करेगा, वो लाई करेगा सी पॉइंट से L/4 डिस्टेंस नीचे की तरफ, करेक्ट है, ये रहा L/4। तो हम लोग आंसर किस तरीके से रख सकते हैं, हम लोग आंसर रख सकते हैं कि इफ वी कंसिडर C as the origin, right, if we consider C as the origin, then the center of mass is at x equal to 0 and y equal to minus of L/4। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली फाइनली अगर हम लोग देखें ओरिजिनल डायग्राम में कहां पर दिखेगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पर दिखेगा, एग्जैक्टली सी से L/4 नीचे। और मैंने जैसा कहा था, मैंने ओरिजिन कहाँ रख लिया था, सी पर मान लिया था, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, 0, माइनस L/4। ऑलराइट, चलिए तो इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट शोन इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 जो कि आयरन का बना है, एंड अदर हाफ ऑफ डेंसिटी ρ2 जो कि एल्यूमिनियम का बना है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर दिख रहा है कि एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कि आयरन का है और एक एल्यूमिनियम का है, और ये रहा उसका मिड पॉइंट, है ना। अब अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए अपने को एक्स एक्सिस दिया हुआ है, अपने को जेड एक्सिस दिया हुआ है और अपने को वाई एक्सिस दिया हुआ है। इन्हीं के टर्म्स में अपने को आंसर देना है, और ये रहा इसका ओरिजिन, है ना, ये रहा 0, 0, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ रहा है कि जो आयरन का जो यहाँ पर प्लेट है ना, उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पर होगा। आयरन की प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली लाई करेगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, है ना। तो अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ द आयरन वाला वो कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -d3/2, क्योंकि एक्स एक्सिस तो इस तरफ वाली है, तो उधर वाली एक्सिस क्या हो गई, माइनस एक्स एक्सिस, तो एक्स COM क्या हो गया, -d3/2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, आयरन वाली प्लेट का y कोऑर्डिनेट देखिए कौन सा है, इधर वाला है ना। तो यहाँ पर हमारे दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है कि आयरन वाली की लेंथ है d1 y के लॉन्ग, तो उसका आधा कहां पर होगा, d1/2 पर होगा, तो ये रहा d1/2। इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, z कोऑर्डिनेट ये ऊपर वाला हुआ है ना, और ये जो ऊपर वाली जो थिकनेस है वो d2 दे रखी है, तो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा d2/2। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से लेट अस नाउ टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम वन। एल्यूमिनियम के लिए
हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स COM कहां पर हो जाएगा, एल्यूमिनियम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ वाला है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वहीं पर होगा जहां आयरन का था, राइट। तो ये हो जाएगा -d3/2। वाई COM क्या हो जाएगा, वाई COM ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस है, तो यहां पर हो जाएगा ये ओरिजिन से d1 प्लस d1/2 आ गई, राइट। तो ये हो गया d1 प्लस d1/2 कितना हो जाएगा, 3d1/2। और इसी तरीके से z COM कितना हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट हो गया कौन सा, ये ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाला तो फिर उतना ही हो जाएगा जितना आयरन का था, हो जाएगा d2/2। देखिए यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसलिए आधे आधे पर लिया है क्योंकि सिमेट्री को मेक श्योर करना है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्स COM पहले निकालना चाहिए। एक्स COM क्या हो जाएगा, एक्स COM हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब m1 को क्या लिख सकते हैं, m1 मतलब क्या हो गया, मास ऑफ आयरन प्लेट, है ना। तो आयरन प्लेट के मास को हम लोग क्या बोल देंगे, आयरन प्लेट की डेंसिटी तो रो वन है और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा d1 इंटू d2 इंटू d3। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रो1 इंटू d1 इंटू d2 इंटू d3, करेक्ट। तो ये तो m1 हो गया। अब x1 का मतलब क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट ऑफ आयरन, x कोऑर्डिनेट ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, -d3/2। तो यहां पर मैंने लिख दिया -d3/2। अब इसमें और क्या ऐड करना होगा, इसमें ऐड करना होगा m2x2, राइट। तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे m2x2 और इसे डिवाइड किससे करना है, इसे डिवाइड करना है m1 प्लस m2 से। तो चलिए ये काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी तक जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस रो d1 d2 d3 का स्क्वायर प्लस m2 को कितना लिख देंगे, m2 हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर रो1 आएगा ना, रो1। अब m2 में क्या आएगा, रो2 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो मेरे को लगता है दोनों का सेम ही है ना, d1 d2 और d3, बिल्कुल वॉल्यूम दोनों का सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, रो2 इंटू d1 d2 d3। और x कोऑर्डिनेट इसका क्या था, इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास था, इसका भी -d3/2 ही था। तो यहाँ पर हो जाएगा -d3/2, इधर भी बाई 2 रहा था। और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, इस पूरे को डिवाइड करना है m1 प्लस m2 से। तो m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, m1 हो जाएगा रो1 इंटू d1 d2 d3, राइट। और m2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रो2 d1 d2 d3। तो देखिए बहुत सारी चीजें तो यहाँ पर कट रही है, जैसे कि d1 d2 d3, d1 d2 d3, यहाँ पर भी d1 d2 d3 d1 d2 d3 कट गए। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो माइनस रो1 d3/2 माइनस रो2 d3/2। इसको किससे डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा रो1 प्लस रो2 से। तो ये कितना आ गया, अगेन d3/2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा माइनस ऑफ रो1 प्लस रो2। तो यहाँ ले लेते हैं माइनस ऑफ d3/2 को कॉमन, तो अंदर बच जाएगा रो1, ये हो जाएगा रो1 प्लस रो2, और नीचे क्या है रो1 प्लस रो2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM हमारा आ गया -d3/2 पर ही आ गया, राइट। अब इसी तरीके से हम लोग एक काम करते हैं, वाई COM निकालने की कोशिश करते हैं। वाई COM क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट है। अब हमें ये दिख रहा है कि सिंपली हम लोग m1 को क्या लिख सकते हैं, m1 को हम लोग लिख सकते हैं रो1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम हमें याद है कि d1 d2 d3 हो गया था। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, y1 से ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं y1 कितना आया था, आयरन के लिए वाई COM था d1/2,
है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं d1/2। उसी तरीके से m2 को क्या लिख सकते हैं, रो2 इंटू d1 d2 d3, और इसका YCUM कितना आया था, इसका YCUM देखिए आया था 3d1/2, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 3d1/2, और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, रो d1 d2 d3 प्लस, इधर रो 1 आएगा, इधर रो 2 आ जाएगा, रो 2 d1 d2 d3, क्योंकि d1 d2 d3 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो फिर से देखिए काफी चीजें कट रही हैं, d1 d2 d3 d1 d2 d3 हर जगह से कट जा रहा है, तो हमारा फाइनली YCUM कितना आ जा रहा है, चलिए देखते हैं। YCUM आ जा रहा है रो 1 d1/2 प्लस रो 2 3d1/2 और होल डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2। इसको क्या और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, अगर मैं d1/2 और नीचे रो 1 प्लस रो 2 इसे कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा रो 1 प्लस 3 रो 2। करेक्ट है यहाँ तक, तो ये हमारा YCUM आ गया। अब सवाल का आखिरी पार्ट करते हैं, ZCUM निकालने वाला। ZCUM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। करेक्ट है। अब यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम तो दोनों का ही सेम है, तो क्यों ना मैं वॉल्यूम को और छोटा बनाने के लिए V मान लूं। तो M1 क्या हो जाएगा, रो 1 इंटू V, और Z1 एक बार देखते हैं कितना आया था, Z1 हमने निकाला था d2/2। ऑल राइट, तो यहाँ पर लिख देते हैं d2/2 प्लस M2 के लिए क्या लिख देंगे, रो 2 इंटू V इंटू Z2, इसका भी आया था d2/2, और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, रो 1V प्लस रो 2V से। तो यहां से देखते हैं क्या आ जा रहा है, V d2/2, ये तो कॉमन आ जा रहा है ना, और वैसे V तो कट ही जा रहा है, यहाँ से ये V तो कट गया, तो क्या आ गया, हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ आ गया d2/2। तो ZCOM हमारे पास आ गया d2/2। तो आई थिंक हमारे को जो जो चीजें चाहिए थी हमारे को सब कुछ मिल गई, XCOM मिल गया, YCOM मिल गया और ZCOM मिल गया। अब तीनों को इकट्ठे आंसर के फॉर्म में रख देते हैं। XCOM है -d3/2। YCOM कितना आया, YCOM आया d1/2 इंटू, ये रहेगा d1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा देखिए रो 1 प्लस 3 रो 2, रो 1 प्लस 3 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, और z कोऑर्डिनेट कितना आ गया, वो आ गया d2/2। ये हो गया हमारा फाइनल जवाब। तो एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली हमने किया क्या था इस सवाल में। हमने आयरन का सेंटर ऑफ मास अलग ढूंढा कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, उसे हमने COM1 कह दिया। हमने एल्यूमिनियम का भी सेंटर ऑफ मास अलग ढूंढा, उसे कह दिया कि वो COM2 होगा। अब पूरे के पूरे प्लेट सिस्टम को भूल करके बस क्या देखे कि एक पॉइंट मास है COM1 और एक और पॉइंट मास है COM2, और ये हमारा ओरिजिन दिया ही हुआ था सवाल में, और इसके हिसाब से हम लोगों ने जवाब निकाला। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ स्पेशल बॉडीज के लिए निकालेंगे कि उनकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होती है ना। तो सबसे पहली चीज जो मैंने उठाई है वो है यूनिफॉर्म रॉड, है ना। हम लोग देखना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करता है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले एक यूनिफॉर्म रॉड बना लेते हैं, है ना। ये रही एक यूनिफॉर्म रॉड, और मैंने डिसाइड किया कि इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन में कहाँ डिफाइन कर रहा हूं, उससे उसकी लोकेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। भले उसके कोऑर्डिनेट अलग आएंगे, लेकिन एक रॉड के हिसाब से जो लोकेशन है वो वही रहेगी। तो मैंने इसे बोल दिया एक्स एक्सिस। अब जरा सोचते हैं कि कैसे निकाला जाए यहां पर सेंटर ऑफ मास। तो देखिए यहां पर आपको पहली बार मौका मिलेगा इंटीग्रेशन को फील करने का, है ना। किस तरीके से देखिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हम लोगों ने सीखा है अभी तक एक ही चीज, हम लोगों ने सीखा है कि किसी पॉइंट मास का, है ना, किसी पॉइंट मास के लिए
सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ढेर सारे पॉइंट मासेस होंगे, तो हम लोग जानते हैं उनका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक रॉड में आप पॉइंट मास कैसे ढूंढेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, किसी एक्स डिस्टेंस पर जाइए। सिर्फ एक्स डिस्टेंस पर जाकर के रुक जाने से फायदा नहीं होगा, है ना। एक्स डिस्टेंस पर जाने पर आपको एड्रेस मिल रहा है, आपको क्या करना होगा, वहां से थोड़ा सा और आगे जाना होगा। लेट अस सी कि आप कितना आगे गए, डीएक्स आगे गए। तो अब आपको एक छोटा सा रॉड का एक एलिमेंट मिला जिसकी लेंथ dx है, और लेट मी से कि इसका मास dm है। हम लोग इस रॉड को कहे कि ये यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड कहने से क्या फायदा हो गया कि हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड किस तरीके से, मान लेते हैं कि ये पूरे के पूरे रॉड की जो लेंथ थी वो लेट अस से कि l थी। तो हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड ऐसे लगाएंगे कि l लेंथ की रॉड का मास था से कैपिटल M। अगर ऐसा था तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर अपने को क्या मिला है, एक छोटा सा dx लेंथ का रॉड मिला है। तो dx लेंथ के रॉड की मास कितनी हो जाएगी, कैपिटल M अपॉन L इंटू dx। और इसी टर्म को मैंने क्या कॉल किया था, मैंने कॉल किया था dm। तो बेसिकली अपने को क्या मिल गया, अपने को एक एलिमेंट मिला जिसकी लोकेशन क्या है, जिसकी लोकेशन है x कॉमा 0। क्यों मैं x कॉमा 0 बोल रहा हूँ, ये तो x से लेकर के x प्लस dx तक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने dx को बहुत छोटा माना है। बात समझ में आ रही है। तो x पर पहुंच करके मैं बहुत जरा सा आगे गया, जिसके कारण इन इस पॉइंट मास या फिर इस एलिमेंटल मास के अलग अलग पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट में चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत प्यारा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए ये एक स्ट्रीट है ना। यहाँ पर आता है आपका घर, लेट अस से कि ये आपका घर है। इस तरीके के बहुत सारे घर हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि किसी x डिस्टेंस पर अगर मैं गया, तो वहां पर से अगर मैं थोड़ा सा dx जा रहा हूं, तो क्या आपके घर का एड्रेस चेंज हो गया। अगर आपके घर का एड्रेस था 220, तो क्या थोड़ा सा आगे गए तो 220.5 हो गया, नहीं। तो वो तो रहा तो वही ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर रॉड पर हम लोग x डिस्टेंस पर गए, ऑलराइट, x डिस्टेंस पर गए और वहां से dx आगे गए, तो ये dx इतना छोटा है कि हम लोग कह सकते हैं कि एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, और जो पढ़ाई हमने की थी अभी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, उसी को यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस के लिए। आपको याद होगा XUM का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi। उसी को यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग लिख देंगे XUM इज इक्वल टू समेशन को लिखने का कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या तरीका हो सकता है, इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन। अब mi को क्या लिख देंगे, mi क्या हो जाएगा, उस ith एलिमेंट का मास था। उसी तरह यहाँ पर mi क्या हो गया, mi हमारा बन गया dm। dm मतलब क्या हो गया, उस x डिस्टेंस पर जाने पर जो dx लेंथ का जो मास था। x xi पहले क्या होता था, वो mi के x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता था। उसी तरीके से dm का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो तो हमने देखा था x है अपॉन समेशन ऑफ dm, है ना। नीचे mi क्या था, एलिमेंटल पार्टिकल था। उसी तरह dm क्या है, एलिमेंटल पार्टिकल का मास है। तो अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m dx by l। तो ये आ जाएगा m by l x dx अपॉन, अब आप यहां पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm का बेसिकली मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब हुआ समेशन ऑफ ऑल सच एलिमेंटल मासेस, राइट। तो ऐसे सारे के सारे मासेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी रॉड बन जाएगी। तो लेट अस कॉल इट m। तो XUM क्या आ गया, m बाय l तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और m एक और है यहाँ पर। x की लिमिट कहां से कहां पुट करें भाई, ये भी सीखते हैं। ओरिजिन से हम लोगों ने x लेना चालू किया, और हम लोग सबसे पहला एलिमेंट कहां पर मिला, बिल्कुल x इक्वल टू 0 के ही पास मिला। और धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अलग अलग x पर जाकर के x से dx गए, फिर और आगे गए x पर dx गए, ऐसे करते गए। और आखिरी एलिमेंट कहां पर मिला, बढ़ते 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 जब हम लोग l तक पहुंचे। तो इसका मतलब l को कहां से कहां वेरी करने की x को कहां से कहां वेरी करने की जरूरत है, 0 से लेकर के l तक।
ऐसा करने पर हम लोग सारे ऐसे छोटे छोटे डीएम को कवर कर लेंगे जो इस एम मास के रॉड में अवेलेबल है। तो ये क्या बन गया, 1/l इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से लेकर के एल तक। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स सी ओ एम हमारे पास आ गया एल स्क्वायर बाई टू अपॉन एल, मतलब कि एल बाई टू। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले कुछ सवालों में हम लोगों को ये क्यों दिया गया था कि जैसे कि वो टी शेप वाला सवाल था, है ना, उसमें हमें क्यों दिया गया था कि आप रॉड के सेंटर ऑफ मास को कहाँ कंसीडर कर सकते हैं, उसके सेंटर पर। तो अब हमें समझ में आया कि अगर इस तरीके की रॉड होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, बिल्कुल उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ऑलराइट, लेकिन कंडीशन क्या है, द रॉड हैज टू बी यूनिफॉर्म। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट सवाल अपने को दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल वेरीज एज रो इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलिए तो डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए मैंने लिया 0,0 जो कि लेफ्ट हैंड है ना। अब यहां से बोल रहा है कि अगर आप किसी भी x डिस्टेंस आगे जाएंगे, है ना, x डिस्टेंस अगर आगे गए तो यहाँ पर जो आपको डेंसिटी अवेलेबल है वो कितनी है, रो बराबर ए प्लस बी एक्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर अब एक dx लेंथ का, x गया आगे और यहाँ से और कितना जाऊंगा dx आगे, तो dx लेंथ के अगर मैंने एक एलिमेंट उठाया तो उस छोटे से एलिमेंट का dm स्मॉल मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो रो इंटू डी एक्स। अब रो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज यहाँ पर है, ये रो जो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करने का होगा वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें dx को मल्टीप्लाई करना होगा लेटर से इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जिसको मैं बोल देता हूँ s। यहाँ पर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, s है। ठीक है, तो dm बराबर क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो गया, रो इंटू s dx, where s dx is the volume of this small element। आप फील कर पा रहे हो ना, ये इस तरीके से रॉड चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा रॉड है। तो अब जरा देखिए हमें dm कितना मिल जाएगा, dm मिल जाएगा, रो की वैल्यू कितनी थी, रो की वैल्यू जो है अपने को दी हुई थी a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी एक्स इंटू एस इंटू डी एक्स, ये हमारा आ गया dm। अब तरीका तो बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं है, एक्स सी ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो यहाँ पर कर देते हैं जो जो हमने निकाला, हमने क्या निकाला, एक्स इंटू डी एम के बजाय लिख देते हैं ए प्लस बी एक्स इंटू एस डी एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डीएम की वैल्यू पुट करनी होगी, वो कितनी हो जाएगी, रो बी एक्स इंटू एस। करेक्ट है यहाँ तक। तो अब यहाँ पर रो जो है वो कितना था, रो था ए प्लस बी एक्स, तो चलिए रो की वैल्यू भी भर देते हैं। रो की वैल्यू अगर हम लोग भर देंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी एक्स, राइट। अब एक्स को कहां से कहां वेरी करना है, एक्स को वेरी करना है फ्रॉम 0 टू, यहाँ पर लिमिट देखते हैं क्या दी हुई है, हाँ एल दी हुई है ना, तो 0 से एल वेरी करना होगा, राइट। तो इसको बेटर होगा dx को मैं एंड में लिखूं, है ना, dx को एंड में लिखना सही रहेगा, dx। तो अब जो है हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स सी ओ एम बराबर कितना हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ चीजें तो कांस्टेंट थी, क्या क्या कांस्टेंट थी, s से s उड़ गया था, है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से l तक, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, यहाँ भी 0 से l, 0 से l क्यों, क्योंकि जैसा पिछले सवाल में हमने किया था रॉड वाले केस में, हमारे को सारे के सारे एलिमेंट कवर करवाने हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं, ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ लिख देते हैं ax स्क्वायर बाई टू प्लस bx स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा bx क्यूब बाय 3। करेक्ट है यहाँ तक। और इसमें लिमिट क्या भरनी है, 0 से l तक, और इसको डिवाइड करना है किससे, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स से, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाय 2,
और इसकी भी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर के l तक, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा al² by 2 प्लस bl³ by 3 होल डिवाइडेड बाय al प्लस bl² by 2। देखते हैं ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक l तो हर जगह से जाएगा, है ना, यहां से गया। अब और देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। 6 मैंने एलसीएम ले लिया है, ठीक है, तो ये बन गया 3al प्लस 2bl² अपॉन, यहाँ पर 6 था और यहाँ पर 2 था, तो ये 3 हो गया और इधर आ जाएगा 2a प्लस bl। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए, तो अब आ जाते हैं सेकंड केस पे, केस नंबर बी, जो कि है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। हमारे को सिर्फ दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। ये वायर है, लेट अस से कि इसका नाम ए बी है ना, इस तरीके से ये वायर। तो अब हमारे को इस सवाल में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे को सवाल में गिवन है कि इसका रेडियस आर है और इसका मास कैपिटल एम है। ऑलराइट, तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन पिछले बार जितना आसान था एलिमेंट लेना, उतना आसान इस बार नहीं लग रहा है। क्योंकि पिछले बार जो है वो एक रॉड था, और रॉड था तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात कर रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या है, ये जो है ये हमारा कर्व्ड है ना। तो यहाँ पर हम लोग को सोचना होगा कि किस तरीके से एलिमेंट ले। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस बार किसी थीटा एंगल पर जाते हैं ना। सबसे पहले किसी थीटा एंगल पर गए और यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्यों थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ता है, मैंने आपको बता रखा है। मैं एग्जैक्टली कितना आगे गया, मैं एग्जैक्टली आगे गया डी थीटा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मेरे को एक छोटा सा एलिमेंट मिल रहा है। अब कितना होगा इस एलिमेंट का मास, वो हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पूरी की पूरी लेंथ कितनी थी, वो थी पाई इंटू आर। तो पाई आर लेंथ का मास था एम। अब ये रेड वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर डी थीटा। हमें पता है आर्क लेंथ बराबर आर थीटा होता है, तो वही मैंने लगाया आर डी थीटा। तो आर डी थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया डीएम। तो हमें जो है डीएम अब मिल गया, राइट। तो अगर डीएम मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से इस एलिमेंट को देख सकते हैं। ये जो एलिमेंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखिएगा बताइए। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को लिखना चाहिए x कितना हो जाएगा इसका, अगर ये रेडियस r है और मैंने सेंटर को बिल्कुल माना है ओरिजिन। ऑलराइट, तो सेंटर को मैंने ओरिजिन माना, तो ये वाला पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा, राइट, r cos थीटा। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा। तो अब मुझे क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया और मास भी मिल गया। अब तो ये मेरे लिए किसी नॉर्मल सवाल जैसा हो गया, राइट। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा x com इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, राइट। तो x कोऑर्डिनेट हमने देखा था कितना आ रहा था, x कोऑर्डिनेट आ रहा था r cos थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं x के बदले लिख देते हैं r cos थीटा। और dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। और इसको डिवाइड करना हो किससे, इंटीग्रेशन ऑफ dm तो m हो जाएगा, समेशन ऑफ ऐसे सारे छोटे छोटे मासेस का समेशन से ही तो पूरी की पूरी ये रिंग बनी है। अब जो है जरा देखिए कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था इसका थीटा, है ना। थीटा को कहां से कहां वेरी करेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे को मिल जाए। थीटा को हमारे को वेरी करना चाहिए फ्रॉम 0 टू पाई, है ना। हम लोग यहां से इस वाले जगह से बढ़ना चालू कर रहे हैं और धीरे 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 घूमते 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 अगर पाई एंगल कवर कर लेंगे तो हम लोग सारे के सारे एलिमेंट से मिल लेंगे, करेक्ट है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को इस यहाँ पर जो लिमिट है वो कितनी भरनी चाहिए, लिमिट भरनी चाहिए 0 से लेकर के पाई। ऑल राइट,
तो चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आ जाएगा, सिंपली देख सकते हैं हम लोग, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, और क्या बच गया और क्या क्या बाहर आ गया वो देख लेते हैं। एम आर बाय एम पाई ये बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के पाई तक। करेक्ट है। तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एम से एम तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो एक्स यू एम कितना आ गया, ये आ गया आर अपॉन पाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट यहां पर भरनी होगी 0 से लेकर के पाई तक। राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा आर बाय पाई इंटू साइन पाई कितना होता है 0, तो 0 और साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0, तो ये तो आ गया 0। और देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना भी चाहिए था, क्यों आना चाहिए था, जरा डायग्राम को देखिए। अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा रिंग है ना, वो वाई एक्सिस के लेकर के सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई एक्सिस के राइट साइड में भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है, और नेचर तो अनबायस्ड है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि सिमेट्री से जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए था, ऑन द वाई एक्सिस ही कहीं पर होना चाहिए था, क्योंकि जैसा नेगेटिव एक्स एक्सिस में है वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो अब इसी तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं वाई सी यू एम। वाई सी एम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब वाई कोऑर्डिनेट हमने कितना हासिल किया था, वाई कोऑर्डिनेट हमारा आया था आर साइन थीटा, तो यहाँ पर भर देते हैं आर साइन थीटा, और डीएम कितना आया था एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो डीएम था वो आया था, हाँ, एम आर डी थीटा बाय पाई आर। ठीक है, तो भर देते हैं यहाँ पर एम आर डी थीटा बाय पाई आर। इसको डिवाइड करना है किससे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो एम बन जाएगा, और थीटा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू पाई। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आर से एक आर कट गया, एम से एम कट गया, तो ये बन गया आर और बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और इसकी लिमिट कहां से कहां जाएगी, इसकी लिमिट जाएगी फ्रॉम 0 टू पाई। राइट। तो इसकी लिमिट हम लोग लगा देते हैं 0 से पाई, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए जरा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट है, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस कॉस थीटा, और अब इंटीग्रेशन साइन उड़ा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आ गया, और लिमिट आ गई 0 से पाई तक की। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाएगा आर बाय पाई, और माइनस कॉस ऑफ पाई कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ पाई होता है माइनस ऑफ -1, मतलब ये तो 1 हो गया, माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2r अपॉन पाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपने पास एक सेमी सर्कुलर वायर है ना, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो अगर इस तरीके का ये वायर है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी ये हाइट कितनी होती है r, और 2r बाय पाई देखिए क्या हो जाएगा, 2r बाय पाई इज लेस देन r। राइट। तो कहीं यहां पर, है ना, कहीं इस जगह पर हमारा सेंटर ऑफ मास आ रहा है, सच दैट कि ये जो हाइट है ना, अगर मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूं, तो इस ओरिजिन से ऊंचाई कितनी हो गई 2r बाय पाई। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अगर इस तरीके की सेमी सर्कुलर वायर हो, तो सेंटर से, है ना, कितना ऊपर हम लोगों को जाना पड़ेगा 2r बाय पाई। ये रिजल्ट याद रखिए, बहुत जरूरी है ना। चलिए तो एक इस लेक्चर में एक और बॉडी का सेमी सर्कुलर प्लेट जो है उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वायर नहीं है सेमी सर्कुलर, बल्कि क्या है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। इस बार हमें करना यह है कि किसी स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर जाना है।
ओरिजिनली अपने को फिर से वही गिवन है, मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर। तो हम लोग किसी स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर जाएंगे और इस बार एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी हमें पता है। और वो एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट होगा एक रिंग, है ना। और रिंग देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर गए और वहां से dr डिस्टेंस और आगे गए, तो देखिए ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है? अगर इसे मैं खोल दूं तो ये देखिए किसकी तरह बन जाएगा। ये बन जाएगा एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह जिसकी थिकनेस dr है और जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है और ये तो सेमी सर्कल है। तो इस तरीके का ये एलिमेंट मेरे को नजर आ रहा है। ऑल राइट। तो अब ये मैंने ऐसा क्यों दिखाया? ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैं इस एलिमेंटल रिंग का मास क्या बोलूंगा। ऑल राइट। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 का मास कितना था? कैपिटल एम, राइट। यही तो दिया हुआ था। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, जो कि पहले ऐसी दिख रही थी, उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है लेटर से पाई आर और ब्रेड्थ है डी आर। तो पाई आर डी आर का मास कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से? उसको हम लोग बोल देंगे फिलहाल डीएम। और हमें पता है डीएम कितना आ जाएगा? डीएम आ जाएगा कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर डी आर। तो ये अपना डीएम आ गया। ऑल राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमें ये फिर से दिख रहा है कि इसका एक्स सीओएम जो है वो जीरो होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की सिमेट्री दिख रही है उसमें साफ दिख रहा है कि जितना नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसा ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्स सीओएम तो जीरो है, चलिए ये तो क्लियर है। इसका मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। तो लेट अस से वाई सीओएम वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, राइट। तो अब एक चीज के लिए केयरफुल रहिएगा। अब जो है ये जो एलिमेंट हमने चुना है वो पॉइंट मास नहीं था, है ना। तो पॉइंट मास नहीं था तो वो क्या था? एक सेमी सर्कुलर रिंग था। तो यहां पर जो y है ना, ये एक्चुअली क्या बन जाएगा? ये y हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ द COM ऑफ DM एलिमेंट। ये जो DM एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पहले भी यही होता था, लेकिन क्या करते थे हम लोग? पॉइंट मास होता था। जहां पर पॉइंट मास होता था वहीं तो उसका सेंटर ऑफ मास भी लाई करता था। तो पहले कभी इतने डेप्थ में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू भर सकते हैं। हमने पिछले ही केस में सीखा था कि ऐसे सारे केसेस में जहां पर हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल करके आया था? वो आया था 2 स्मॉल आर बाय पाई। तो वही यहाँ पर भर देंगे। डीएम हमने निकाल ही लिया, एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तो 2 को ऊपर भेज दिया मैंने, पाई आर डी आर। और नीचे तो हमारा सिंपल सा समेशन ऑफ ऑल सच मासेस को हम लोग कैपिटल एम कह देंगे। ऐसा कहते ही मुझे दिख रहा है कि स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर हमारे को एक और चीज दिख रही है कि लिमिट जो है ना, लिमिट जो है वो कहां से कहां वेरी करेगी? स्मॉल आर विल वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। और एक पाई भी देखिए कटता हुआ दिख रहा है ना? तो यहाँ पर अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसे परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ जो जो कांस्टेंट है उसे पहले बाहर निकाल लेते हैं ना। तो कांस्टेंट क्या क्या है? वो है 4 बाय पाई इंटू कैपिटल आर, राइट। 4 बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इनफैक्ट। और अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया आर स्क्वायर डी आर। तो ये कितना बन जाएगा? 4 बाय पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर कितना होता है? आर क्यूब बाय 3। आर क्यूब बाय 3। और लिमिट क्या भर देंगे? 0 से लेकर के कैपिटल आर। तो हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली कितना आ जा रहा है? वो आ जा रहा है 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब बाय 3। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बन जाएगा 4 आर बाय
3 पाई। ऑलराइट, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है सेंटर से 4r/3 पाई ऊपर, है ना? तो अगर जो डायग्राम हमने चुना था उस पर अगर दोबारा आ जाए तो हम लोग वहां पर देख पाएंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जिसे हमने क्या माना है? ओरिजिन माना है। इससे हमारा सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर आया? ये ऊपर आया, कितना ऊपर आया? 4r/3 पाई ऊपर आया ना, 4R/3 पाई। ऑलराइट, तो ये वैल्यूज जो है, जो भी अभी तक हम लोगों ने निकाली है, वो अगर याद रहे तो सबसे बढ़िया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने निकाला था एक रॉड के लिए कहां पर होता है? एक रॉड के लिए होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। एक सेमी सर्कुलर वायर या रिंग के लिए कहां पर होता है? 2r/पाई पर। और अब हमने एक और चीज निकाल ली कि एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए कहां पर होता है? 4r/3 पाई, है ना? यहाँ पर ये क्या आएगा? 4r/3 पाई। ऑल राइट, तो ये डेटा जो है हमारे को याद रहे तो अच्छा रहता है। ऑल राइट, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर पर जाएंगे और उसमें हम लोग कुछ और अलग अलग टाइप के फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ मास लोकेट करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।